हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पिछली क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए स्केलर प्रोडक्ट से तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि जब दो वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट पे एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो आज की क्लास में हमें वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट से तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो हमें ये दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है तो रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट से, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच एंगल थीटा का साइन थीटा। स्केलर प्रोडक्ट में कोस थीटा आता था, याद रहे, और वेक्टर प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है यहाँ पे थीटा इनटू एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो बताता है कि दोनों वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ए बी साइन थीटा ये तो इंडिकेट कर रहा है रिजल्ट के मैग्नीट्यूड को, और एन कैप इंडिकेट कर रहा है रिजल्ट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है। यूनिट वेक्टर का केवल एक ही काम होता है, डायरेक्शन देना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि उसे एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ए बी साइन थीटा तो एक मैग्नीट्यूड था, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैग्नीट्यूड में अभी भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर पहले इसके पास डायरेक्शन नहीं थी, एन कैप से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके पास डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क, सबसे मुश्किल टास्क यही है कि एन कैप यानी कि दोनों वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दो रूल्स हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए, फिर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोनों आपने 10th क्लास में पढ़े हुए भी हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ले लेता हूं मैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो देखो ये दोनों वेक्टर जो है ना ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए इस तरफ है और बी इस तरफ है, दोनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो अब मुझे इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता करनी है तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अगर ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ रोटेट करो, अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ रोटेट करो। जो वेक्टर पहले वहां से राइट हैंड फिंगर्स को स्टार्ट करना है और जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ घुमाना है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपने आप आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बता देगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने की कोशिश करूं तो देखो मैं अपने राइट हैंड फिंगर्स को पहले तो रखूंगा ए पे, फिर घुमाने की कोशिश करूंगा बी की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन जाएगी ऊपर की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको एक स्क्रू मान लूं तो देखो ये स्क्रू की जो डायरेक्शन हो जाएगी ये डायरेक्शन हो जाएगी ए क्रॉस बी की। तो आपको करना है कि अगर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड फिंगर्स को पहले ए पे रखो, फिर उसको रोटेट करो बी की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन ए क्रॉस बी को बताएगी। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पता करने के लिए बोला जाए
तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? अब मैं राइट हैंड फिंगर्स को पहले बी पे रखूंगा और फिर ए की तरफ रोटेट करूंगा। तो देखो बी की तरफ रखा और ए की तरफ रोटेट करा तो थंब की डायरेक्शन नीचे, इसका मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। तो इससे आपको एक चीज पता चल रही है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट में कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के नेगेटिव के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए के अपोजिट है, और अपोजिट वेक्टर कैसे गेन किया जाता है? अगर आप किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका अपोजिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है उसे भी समझ लेते हैं, फिर जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। दूसरा रूल क्या कहता है, ध्यान से समझ लेना। दूसरा रूल कहता है कि आपके लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि तीनों ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। देखो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, इंडेक्स फिंगर और थंब इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और मिडिल फिंगर और थंब इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो ये हो गई एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला काम होता है लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए आपको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। जब आप तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। नीचे से ऊपर यानी कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो मैं नीचे से ऊपर चलूंगा। सबसे पहले ए को रखूंगा सबसे नीचे वाली फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर कह लूं, फिर बी को रखूंगा उससे ऊपर वाली यानी कि इंडेक्स फिंगर कह लूं। तो थंब जो होगा वो ए क्रॉस बी को इंडिकेट करेगा। तो देखो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया। अब हमें चलना है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि सबसे नीचे वाली फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर को ए कह लूं, इंडेक्स फिंगर को बी कह लूं, तो ये बता देगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। तो इस तरीके से ये रूल एप्लीकेबल होता है। अब इस रूल को अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे इस रूल को अप्लाई करना है हमें। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स से समझते हैं इसको। पहला आई कैप क्रॉस आई कैप, ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी आई कैप ही है इनटू दोनों के बीच एंगल का साइन थीटा। दोनों वेक्टर सेम है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा इनटू एन कैप। एन कैप बताएगा इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन, जो हम या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर राइट हैंड थंब रूल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू भी 0 और के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी 0 मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच एंगल। देखो आई कैप और जे कैप के बीच एंगल क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट करते हैं। तो आई कैप और जे कैप के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए साइन 90 डिग्री
इंटू एन केप। एन केप बताएगा आई केप क्रॉस जे केप के प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। देखो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर आपको आई केप क्रॉस जे केप की डायरेक्शन पता करनी है तो अपनी राइट हैंड फिंगर्स को पहले आई केप पे रखो और फिर रोटेट करो जे केप की तरफ, तो थंब आपको आई केप क्रॉस जे केप बताएगा। तो सबसे पहले आई केप की तरफ रखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग राइट हैंड फिंगर्स को रखते हैं और उसको रोटेट करेंगे जे केप की तरफ। तो एक्स एक्सिस के अलोंग राइट हैंड फिंगर्स को रखा और रोटेट किया जे केप की तरफ। तो थंब बता रहा है, देखो बाहर जेड एक्सिस के अलोंग निकल रहा है, इसका मतलब थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के केप। तो एन केप की जगह में लिख सकता हूँ के केप। आई केप का मैग्नीट्यूड 1, जे केप का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 डिग्री पर 1 और एन केप की जगह में लिख दूंगा के केप। तो आई केप क्रॉस जे केप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे के केप। इसी तरीके से आई केप क्रॉस के केप की वैल्यू निकाल के देखते हैं, आई केप क्रॉस के केप। चलो एक काम करते हैं, इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करके देखते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आइडेंटिफाई की है क्या वो सही है कि नहीं है। तो देखो दोनों रूल अप्लाई करने का एक अपने में फायदा भी है कि आप अपने ही रिजल्ट को कंफर्म भी कर सकते हो दूसरा रूल अप्लाई करके। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दो। तो हमने मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया। अब इसके बाद पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, आई। नीचे से ऊपर चलना है, याद रहे नीचे से ऊपर चलना है। सबसे पहले आ रहा है आई केप, इसका मतलब लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को आई केप के अलोंग रखना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को मैंने आई केप के अलोंग रख दिया। अब बाद में वेक्टर आ रहा है जे केप, तो इंडेक्स फिंगर को रखेंगे जे केप। तो देखो किस तरीके से रखना है, मिडिल फिंगर को अभी भी आई केप के अलोंग ही रखते हुए इंडेक्स फिंगर को रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगी जे केप की तरफ। तो देखो मिडिल फिंगर अभी भी आई केप की तरफ है, इंडेक्स फिंगर जे केप के अलोंग है। तो जो थंब होगा वो आई केप क्रॉस जे केप की डायरेक्शन बताएगा। थंब की डायरेक्शन है जेड एक्सिस यानी कि के केप, इसका मतलब हमारा जो आंसर था के केप वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से अब आई केप क्रॉस के केप की डायरेक्शन पता करते हैं। आई केप क्रॉस के केप, तो देखो फिर से आई केप क्रॉस के केप यूज करना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। सबसे पहले मिडिल फिंगर को आई केप के अलोंग रखा, अब आ रहा है के केप, इसका मतलब इंडेक्स फिंगर को हमें के केप के अलोंग रखना है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो मिडिल फिंगर को उसी पोजीशन में रखते हुए रोटेट करके यहाँ पे लाएंगे के केप के अलोंग। तो देखो मिडिल फिंगर अभी भी आई केप को इंडिकेट कर रही है, इंडेक्स फिंगर के केप को इंडिकेट कर रही है। तो थंब जा रहा है वाई एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन यानी कि माइनस जे केप। तो यहाँ पे आई केप क्रॉस के केप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के जे केप। जो यूनिट वेक्टर्स हैं इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो जैसे आई केप और के केप के मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और एन केप की जगह हम लिख देंगे माइनस के जे केप। तो आई केप क्रॉस के केप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के जे केप। और यही अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करते तो भी आपको ये डायरेक्शन मिलने वाली थी। देखो आई केप क्रॉस के केप बोला जा रहा है, तो राइट हैंड फिंगर्स को आई केप पे रख के फिर के केप के अलोंग रोटेट करना है। तो आई केप पे रख के इसको के केप के अलोंग रोटेट किया, तो देखो थंब की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में यानी कि माइनस के जे केप। इसी तरीके से आप और भी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जे केप क्रॉस के केप, जे केप क्रॉस आई केप। तो ये सारी डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई करना, ये रूल अप्लाई करके। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि चलो इसकी शॉर्टकट बताता हूं मैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे आपको ये सारी डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करनी है राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके ही करनी है, ठीक है। लेकिन आई केप, जे केप, के केप के केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है। वो शॉर्टकट मेथड में आपको बता देता हूँ। देखो कंसेप्ट तो हमें पता होना ही होना चाहिए, लेकिन हम अपना टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करके कोई चीजें इजीली कैलकुलेट कर पाए, उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स को भी हमें सीखना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आई केप, जे केप, के केप के जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। इसमें क्या करेंगे, हम आई केप, जे केप और के केप को क्लॉकवाइज रख लेंगे।
यानी कि इस तरीके से अरेंज करेंगे, पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप क्लॉकवाइज। अब देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूं तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जो दो यूनिट वेक्टर काम में आ रहे हैं उनके अलावा जो तीसरा है वो वहां पे रखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो अगर हमें कोई वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है तो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, और अगर हमें कोई वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो वैल्यूज आएंगी नेगेटिव। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं तो इनके अलावा तीसरा यूनिट वेक्टर कौन सा बचा है, के कैप, तो हमने लिख दिया के कैप। अब ये प्लस है या माइनस है वो हमें बताएगा। देखो आई कैप से जे कैप गए, क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव आएगा प्लस के कैप। इसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप, देखो आई कैप से के कैप पे जाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो ये माइनस के जे कैप हो जाएगा, क्योंकि आई कैप और के कैप के अलावा तीसरा यूनिट वेक्टर है जे कैप, एंटी क्लॉकवाइज गए इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो इस तरीके से आप जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है, उनकी वैल्यू जो है वो पता कर सकते हो इस शॉर्टकट ट्रिक से। तो ये हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो होता है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो वेक्टर ए को लिख देता हूं मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी को बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरीके से हमने कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। अब हमें बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव और सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो मेथड है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के थ्रू हम दो वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स के मेथड से। देखो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना है क्या है, देखो कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, वो ध्यान से समझना। जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ रखा है टॉपिक उनके लिए बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन जिन्होंने मैट्रिक्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ रखा है वो कृपया करके ध्यान से समझे। एक बार जब आप इसको समझ लोगे तो फिर आपको बाकी जितने भी क्वेश्चन है कैलकुलेशन है वो करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, हमें 3x3 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। मतलब उसकी 3 तो रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइन जो होती है इनको बोलते हैं कॉलम। तो हम 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो 3 तो इसकी रोज हो गई और 3 इसके कॉलम्स हो गए। तो अब सबसे पहली वाली ऊपर वाली रो जो है पहले नंबर की, वहां क्या करना है हमें, वहां लिखना है हमें आई कैप जे कैप और के कैप। फिर दूसरी वाली रो में क्या करना है, अगर ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आ रहा है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की आई कैप जे कैप और के कैप के साथ की जो टर्म्स है उन्हें लिखना है हमें। तो आई कैप के साथ टर्म आ रही है ए एक्स, तो यहाँ पे लिख लिया ए एक्स, जे कैप के साथ ए वाई, तो यहाँ लिख लिया ए वाई, और के कैप के साथ ए जेड, तो यहाँ पे लिख लिया हमने ए जेड। इसी तरीके से जो तीसरी रो है वहां पे दूसरा वाला जो वेक्टर है उसकी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स को लिखना है। तो ये हो जाएंगी बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरीके से। तो देखो अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे। स्टेप 1 आपको समझ में आ गई है, मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की। पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, दूसरी रो में पहले वाले वेक्टर की आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स लिखनी है, और तीसरी रो में दूसरे वाले वेक्टर की आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स लिखनी है। ये हो गई स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पहली रो के पहले कॉलम को पॉजिटिव साइन दो
पहली रो के दूसरे कॉलम को नेगेटिव साइन और पहली रो की तीसरी कॉलम को फिर से पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। ये हमने साइन अलॉट किए से। अब तीसरी स्टेप में देखो क्या करना है हमें। तीसरी स्टेप में सबसे पहले आई के पहली रो के पहले टर्म को लेना है हमें। तो पहली रो के पहले टर्म को लिया अपन ने आई के। अब होगा क्या, अगर मैंने पहली रो के पहले टर्म को लिया है तो इसके साथ जो रो बन रही है और कॉलम बन रहे हैं वो हाइड हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से इसकी रो और कॉलम हाइड हो गए, बचे कितने वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज। और इन 4 वैल्यूज को हमें डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई। तो पहली रो के पहले कॉलम को लिया, इसे लिया तो इसके साथ जो रो जा रही है और इसके साथ जो कॉलम जा रहा है ये हाइड हो जाएंगे। इनके हाइड होने के बाद बचे ये 4, इनका डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ay bz माइनस, फिर दोनों के बीच में माइनस साइन लगा के फिर दूसरे वाले दो टर्म्स का डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करना है az by। तो ये तो काम हो गया पहले रो के पहले कॉलम के साथ। अब पहले रो के दूसरे कॉलम के साथ फिर से यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इसके साथ माइनस साइन आ रहा है तो माइनस जे के। अब इसकी जे के साथ वाली रो और जे के साथ वाले कॉलम ये भी हाइड हो जाएंगे इस तरीके से। फिर से बचेंगे 4 वैल्यूज, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। इनका फिर से डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे डायगोनली तो ये हो जाएगा ax bz माइनस az bx। फिर यही प्रोसीजर तीसरी टर्म के साथ भी करेंगे। पहले रो की तीसरी टर्म यानी कि के कैप, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस के कैप। अब के कैप के साथ वाली रो और के कैप के साथ वाला कॉलम हाइड हो जाएंगे, बचेंगी 4 वैल्यूज। इनका फिर से डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होगा तो इन 4 वैल्यूज में ये दोनों डायगोनली मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ax by, फिर बीच में माइनस ay bx। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b के। इस तरीके से हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर a इज इक्वल्स टू आई के प्लस जे के प्लस 2j के माइनस 3k के। वेक्टर b है 3i के प्लस 2j के माइनस k के। ये ले लेते हैं। तो दो वेक्टर हैं, इनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमने सीखा है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, 3 into 3 की मैट्रिक्स बनाओ। पहली रो में आई के जे के, इसके बाद दूसरी रो में आई के जे के साथ की टर्म्स। आई के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, इसके साथ 2 और इसके साथ माइनस के 3 2 -1। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। पहली वाली टर्म के साथ पॉजिटिव, सेकंड के साथ नेगेटिव, तीसरी के साथ पॉजिटिव। तो सबसे पहले पहली रो की पहली टर्म को लेते हैं आई के, इसके साथ ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड हो जाएंगे। तो अब बचेंगे ये दोनों। तो देखो आई के साथ ये दोनों डायगोनली मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। ये आई के साथ हमने कैलकुलेशन की। फिर माइनस जे के, फिर से वही प्रोसीजर। जे के साथ वाली रो और कॉलम हाइड हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 into -1 माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 into -3। ये प्रोसीजर के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो के साथ वाली रो और कॉलम हाइड हो जाएंगे, ये दोनों
1 into 2 minus 3 into 2। तो देखो क्या आएगा आंसर, आई के 2 इंटू -1 माइनस के 2 माइनस 2 इंटू -3 माइनस के 6 माइनस जे के 1 इंटू -1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू -3 माइनस के 9 प्लस के 1 इंटू 2 माइनस के इंटू 2 6। तो ये हो जाएगा आई के -2 माइनस माइनस प्लस 6 -2 प्लस 6 हो जाएगा प्लस के 4 माइनस जे के -1 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 8 -1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू प्लस के 8 प्लस के 2 माइनस 6 माइनस के 4। तो हो जाएगा 4 आई के -8 जे के -4 के। तो ये हो जाएगी ए क्रॉस बी की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में कुछ ना कुछ था, वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में था, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ए क्रॉस बी जो रिजल्ट है वो भी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। तो आज की क्लास में हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, वो आप सोल्व कीजिए। बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।